हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टेटसोमीटर हेडिंग देखकर आप समझ गए हैं क्लास 11th का हमारा ये टॉपिक है। क्लास 11th का हमारा ये टॉपिक है स्टेटसोमीटर। क्लास 11th में जो स्टेटसोमीटर है, छोटी क्लासेस से हम पढ़कर आए हैं कि अगर हम फिजिकल स्टेट बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। एक है आपके पास सॉलिड, दूसरा आपके पास है लिक्विड, एंड फाइनली आपके पास है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आप कह रहे हैं फिजिकल स्टेट बेसिस पे, तो प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डाल दूं कि अगर मुझे कोई सॉलिड की डेफिनेशन बोलता है, सॉलिड की डेफिनेशन के बारे में बोलता है, तो मैं कहूंगा सॉलिड वो हुआ जिसका एमपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यूरिया एक ऐसा सॉलिड हुआ जिसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से बहुत ही ज्यादा है। तो इसके बाद इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, ये सब चीजें उसकी प्रॉपर्टीज में स्टडी होती हैं। अब लिक्विड की डेफिनेशन अगर हमें देनी हो तो मैं जो डेफिनेशन दूंगा वो बोलूंगा कि जिसका एमपी लेस देन रूम टेम्परेचर है बट जो बीपी है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बेंजीन का देता हूं, जिसका जो फ्रीजिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि रूम टेम्परेचर से कम फ्रीजिंग या मेल्टिंग टेम्परेचर बट रूम टेम्परेचर से ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या हो गई है? लिक्विड। सिमिलरली अगर मैं गैस पे जाता हूं तो एमपीबीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर है। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच हैज हायर एमपीबीपी देन रूम टेम्परेचर इज सॉलिड, BP greater than room temperature but MP less than room temperature, that is liquid. Okay, and gas जिसके MP BP दोनों ही रूम टेम्परेचर से कम हों। इसमें मेरे पास एक एग्जांपल मुझे समझ में आता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रूम टेम्परेचर 25 से काफी कम है। सिमिलरली एक एल्केन है आपके पास, ब्यूटेन, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उबलेंगे रूम टेम्परेचर से नीचे तो वो गैस बन जाएंगे, उबलेंगे रूम टेम्परेचर से ऊपर तो लिक्विड रहेंगे, लेकिन पिघल जाएंगे रूम टेम्परेचर तक क्योंकि उनका एमपी रूम टेम्परेचर से कम है। अब इन्हीं डिस्कशन के बाद मेरा जो फोकस है वो आ रहा है गैस लॉज पे, क्योंकि स्टेटसोमीटर में 11th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चूज होएगा वो एक तो गैस होएगा और उसके अलावा हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, एक गैस की प्रॉपर्टीज को, एक लिक्विड की प्रॉपर्टीज को। तो जब सबसे पहले यूं मान के चलिए आप 90% कवरेज में गैस है, 10% कवरेज में लिक्विड है, विस्कोसिटी, क्लियर सरफेस टेंशन, इसके अलावा कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब। तो गैस जब आप पढ़ने लगो तो सबसे पहले आपको गैस लॉज के बारे में बात करनी पड़ेगी, गैस लॉज। अब जब गैस लॉज की बात करो तो उससे पहले कुछ यूनिट्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। इंटर कन्वर्जन भी बहुत जरूरी होंगे उसके अंदर। जैसे कि मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपको पता है जो मैं यूनिट यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं लीटर, तो इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, सीसी, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वो सीसी लिख सकते हो आप इसको,
या फिर आप क्या लिख सकते हो इसकी जगह पे मीटर क्यूब, क्लियर, या इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो मिलीलीटर। बट इनके इंटर कन्वर्जन क्या है, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर हुआ और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीलीटर और 1 सीसी में कोई भी फर्क नहीं है। मिलीलीटर हटाया जाए, उसकी जगह पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब पुट कर सकते हो। अब एक बात और हुई कि मीटर क्यूब का और लीटर का क्या रिलेशन है। तो एक मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर है, एक मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर है। आपको कोई कहे आपके घर में एक वाटर टैंक है 1/2 मीटर क्यूब का, आप बोलेंगे हाँ जी ये 500 लीटर क्वांटिटी को इंडिकेट करता हुआ कंटेनर या टैंक होएगा, जैसे कि 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जब आप इसको सोल्व करने लगोगे तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो यहां 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁶ मिलीलीटर 1000 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर 1000 कलेक्टिवली लीटर। तो एक मीटर क्यूब में कितने लीटर हुए ये आपको पता चल गया होगा। तो ये इंटर कन्वर्जन में हमारी बड़ी हेल्प करेंगे ये, और इसकी वजह से हमारे काफी न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होंगे। तो सबसे पहला फोकस मेरा वॉल्यूम पे हुआ। अब अगला फोकस मैं वॉल्यूम के बाद प्रेशर पे कर रहा हूं, और प्रेशर की नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास हैं। प्रेशर सबको पता है, प्रेशर को हम छोटी क्लासेस से कैसे लिखते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया लिखने की वजह से पहला जो यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 Nm स्क्वायर में 1 पास्कल है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल है। नंबर 2, इसकी जगह पर आप ये वैसे MKS यूनिट है, आपको पता चल गया होगा, SI यूनिट बोलते हैं आप इसको, क्लियर। और इसके अलावा आप न्यूटन को DYNE और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये CGS यूनिट बन गया है, ये CGS यूनिट बन गया है। वन मोर, 1 ATM और 1 ATM में कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। ATM इज यूनिट ऑफ द प्रेशर। इसके अलावा बार भी एक यूनिट ऑफ द प्रेशर है, 1 बार, क्लियर। वो कितने भी हो सकता है, इसका रिलेशन बता रहा हूं 1 ATM का। मेरे पास 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या हुआ, एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर मैं मरकरी भर दूं, कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर मैं मरकरी भर दूं, तो उसका जो लेवल 1 ATM प्रेशर पे होएगा, वो लेवल मरकरी का इस ग्लास के अंदर 76 सेंटीमीटर 760 mm Hg तक पहुंच जाएगा, मरकरी तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो इसी को हम लोगों ने 760 टोर भी लिखना शुरू किया, 760 mm Hg 760 टोर, तो 760 mm Hg लिख दिया गया है मरकरी के रेफरेंस में। 760 इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, टोर लिख दिया है। ओके, सो 1 ATM 1 बार डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। और इसको भी सीखना होगा आपने, क्योंकि आप एक फॉर्मूला शायद जानते हो छोटी क्लासेस से, P इज इक्वल्स टू HDG। जब मैं सारी की सारी वैल्यूज इसमें हाइट की डेंसिटी ऑफ द मरकरी की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुट करूंगा, तो मेरे पास 1 ATM में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
या 10⁵ पास्कल निकलेंगे। तो अगर बच्चे समझे तो अच्छी बात, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर 1 पास्कल है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल बताया आपको। 1 ATM में 760 mmHg है। 1 बार आपके पास ATM जैसा ही एक यूनिट है जिसके लिए हम 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार पुट करते हैं, उसको भी देख लीजिए आप। रिलेशन है 1 ATM 1.01325 बार, ठीक है जी। और प्रेशर में हाइट आपने क्या पुट कर दी है, 0.76 मीटर। डेंसिटी आप 13.6 ग्राम्स पर सीसी की जगह पे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब पुट करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 ATM में आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की टर्म में क्या पता लगा लोगे कि वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है जी। तो स्टेटसोमीटर में यूनिट्स का डिस्कशन, पहले वॉल्यूम का, फिर प्रेशर का। अब मैं आपको फाइनली टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। टेम्परेचर के लिए मेरे पास यूनिट एक ही वैलिड है, वो है केल्विन। और इंटर कन्वर्जन आप जानते हो, अगर आपके पास कहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें आपने 273 केल्विन ऐड करना है। 274 ये मेरे पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 273 मैंने ऐड करना है और ये 274 केल्विन में चेंज हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन हुआ। अब मेन इश्यू आ रहा है कि मैं आपको समझाऊं कि गैस लॉज क्या हैं। तो गैस लॉज जब आप समझने लगो तो आपको उससे पहले गैस के 2 टाइप पे फोकस करना है। एक गैस होती है आपके पास आइडियल, दूसरी गैस होती है रियल। आइडियल गैस आपको पता होना चाहिए, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इज ओनली फॉर कंपेरिजन। हर कोई चलते में आपको बोलता हुआ मिल जाएगा कि कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। एग्जैक्टली इस दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है, नो गैस इज आइडियल। सिर्फ ये कंपेरिजन के लिए, सिर्फ ये एक कंसीडरेशन के लिए, कंपेरिजन करने के लिए। और जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी रियल ही हैं, तो आइडियल गैस की अगर कोई डेफिनेशन देना पसंद करेगा, अगर कोई बोलेगा कि आइडियल गैस क्या है, तो मैं उसको बोलने वाला हूं जो गैस लॉज को ऑलवेज, क्लियर, गैसेस विच ओबे द गैस लॉज इन ऑल कंडीशंस, जो गैस लॉज को ऑलवेज ओबे करें। तो मेरे को इसका सिंपल वर्जन समझ में आ रहा है, गैस ऑलवेज रिमेन्स गैस, जो गैस कभी लिक्विड ना बने, गैस ऑलवेज रिमेन्स गैस। गैस जो ऑलवेज गैस रहे उसको आप आइडियल गैस बोलने वाले हो। और कोई रियल गैस की डेफिनेशन मेरे से पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि उसने गैस लॉज को फॉलो तो करना है, गैसेस विच ओबे द गैस लॉज, but at high temperature and low pressure। तो अगर आप थोड़ा सा भी तसल्ली से बात को सुन रहे हो तो आपको शायद बात समझ में आई हो कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये दोनों कंडीशन ऑपोजिट कंडीशन ऑफ द लिक्विफैक्शन है। ये दोनों कंडीशंस ऑपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विफैक्शन है, अपोजिट कंडीशंस ऑफ द लिक्विड फॉर्मेशन है। मतलब लिक्विड
नहीं बनेगा। अरे भाई किसी भी अगर गैस को हाई टेम्परेचर पे लेकर आ जाओ और प्रेशर उसका कम कर दो तो गैस रिमेन्स गैस। तो कहीं ना कहीं गैस लॉज जो सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल हों, जो सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल हों, और ये एग्जैक्टली अगर इसको डिफाइन करना हो कि पूछे भाई गैस लॉज हैं क्या, तो मैं उनके लिए बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट लेकर आया हूं। गैस लॉज आर रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो गैस लॉज क्या हुए, गैस लॉज क्या हुए, गैस लॉज क्या हुए, ये आपके पास रिलेशनशिप है, ये आपके पास रिलेशनशिप है किसके बीच, ये आपके पास रिलेशनशिप है किसके बीच, रिलेशनशिप है, थोड़ा सा इस बात को हम समझ लें। ये आपके पास एक रिलेशनशिप है किसके बीच, मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बीच, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल, रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब वो कौन हो सकती हैं, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो मास भी हो सकता है। तो इन सब के बीच जो रिलेशनशिप फाइंड करवाए उनको बोलते हैं गैस लॉज। उसके अलावा एक रिवीजन हम कर लेते हैं कि अगर वॉल्यूम 1000 ml है तो 1000 cc के बराबर है वो, ठीक है जी, 1000 ml 1000 cc के बराबर है। और 1000 cc का एक और वर्जन आपने लिखना हो तो 1 डेसीमीटर क्यूब। जब आप बिस्लरी की बोतल मार्केट से खरीदो तो आप बोलना ये 1 डेसीमीटर क्यूब है क्या, तो वो बोलेगा हाँ जी ये 1 डेसीमीटर क्यूब है, अगर जानता होएगा तो, मतलब 1 लीटर है, 1 लीटर है। ज्यादा से ज्यादा आप रूटीन प्रोसेस में यूज करें इन टर्म्स को तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। उसके अलावा मैं प्रेशर की बात कर लूं, प्रेशर में आपके पास 180 m है, बिल्कुल है जी, 760 mmHg है, बिल्कुल है जी, 760 टोर के बराबर है, हाँ जी है। ये क्या 1.01325 बार के बराबर है, हाँ जी है। अब अगर मुझे 1 पास्कल में और न्यूटन पर मीटर में रिलेशन निकालना है स्क्वायर में, तो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, क्लियर। कुल मिलाकर अगर मुझे इसके बाद टेम्परेचर के बारे में भी जानना हो तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है। हाँ, छोटी क्लासेस में आपने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन और फ़ारेनहाइट से रिलेशन सीखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको याद भी होगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, क्लियर है। तो कुल मिलाकर आपके पास फिर गैस लॉज की बात चली, तो गैस लॉज में सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसका नाम है आपके पास बॉयल्स लॉ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BOYLE, बॉयल्स लॉ। यू मान के चलें इस चैप्टर का बैकबोन है, इस चैप्टर का बैकबोन है। इस चैप्टर के अंदर ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर। तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात, बॉयल्स लॉ के अंदर नंबर 1 मैं आपको वेरिएबल्स पीवी एनटी लिख के बता रहा हूं, जो इसमें कांस्टेंट करना है। जो एन है उसके बारे में आप जानते होंगे, ये मोल है, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। मोल इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप लोग, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन है, मास एंड टेम्परेचर आपको क्या करने हैं, कांस्टेंट करने हैं। तो लिख दो इस बात को मैं यहां पे, क्लियर। एन मीन मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दोनों के दोनों आपने कांस्टेंट ले लिए हैं। तो इसीलिए जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो ऐसी कंडीशन को एक चैप्टर हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक, उसको आप बोलते हो आइसोथर्म। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हो आइसोथर्म, क्लियर, आइसोथर्मल कंडीशंस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ उसको बोलते हो आइसोथर्मल कंडीशंस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये जो बॉयल्स लॉ है, इट इज ऑल्सो नोन एज, बॉयल्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज, बॉयल्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, ठीक है जी। नंबर 2,
ये रिलेशन क्या है, तो मुझे इस बारे में बोलना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप किसी बलून को जिसमें गैस भरी हुई है क्या करते हैं, प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 उसके साइज में कमी आएगी, मतलब उसके वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाते ही उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैथमेटिकली, P इनवर्सली टू द V, P इनवर्सली टू द V, इसी को मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू K बाई V। K के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, जो K है ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो मैं इसको एक सिंपल वर्जन में लिखूं तो PV इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, K, और इससे मेरे ढेरों न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। लेकिन चलते चलते आपको ये पता होना चाहिए जो K है उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, K डिपेंडेंट। तो मैं एक बात बता दूं, K कांस्टेंट है और कांस्टेंट कांस्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। तो अब हमारे पास इस बॉयल्स लॉ को पढ़ते हुए कांस्टेंट कौन कौन था, तो आपने कहा सर हमारे पास कांस्टेंट था मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। तो बच्चे जो K है उसकी डिपेंडेंसी मास पर है, उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर है, उसकी डिपेंडेंसी नेचर भी तो गैस का कांस्टेंट होती है ना, नेचर ऑफ गैस। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में रखें, K डिपेंड्स ऑन द, K इटसेल्फ एक कांस्टेंट है और ये उन पे डिपेंडेंट होगा जो उस पूरे रूल के अंदर, जो बॉयल्स लॉ के अंदर आपने कांस्टेंट कंडीशंस मेंशन कर रखी हैं। और ऑलवेज का ही ट्रिक बना लो, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट K हुआ, इसकी डिपेंडेंसी भी उन्हीं पे हुई जो उस ड्यूरिंग पूरे के पूरे कांस्टेंट चल रहे थे। क्लियर हुई बात। तो PVNT में से NNT कांस्टेंट हो गया है, P का V से रिलेशन निकला है, दैट्स व्हाई बॉयल्स लॉ इज आल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म, प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि हम इसके ग्राफ्स पे, हम इस पे के ग्राफ्स पे काम करें। ठीक है जी। तो थोड़ा सीख लेते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम, ये प्रेशर हुआ, इधर वॉल्यूम हुआ, एक दूसरे के इनवर्स चल रहे हैं। लो जी, प्रेशर वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस और मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट लेके चल रहे हो। सिमिलर वे में एक ग्राफ और प्लॉट करना है आपने, वो ग्राफ प्लॉट करना है आपने P वर्सेस 1/V। तो सोचो ना, P तो 1/V का डायरेक्ट है, P 1/, और P V का इनवर्स है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्लियर। अब मेरा फोकस ये वाला है, P V का तो इनवर्स है, P 1/V का डायरेक्ट है। दैट्स वाई जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होती हुई स्ट्रेट लाइन जाएगी। और सोचो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो K को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, स्लोप डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ गैस। आपने कहा एग्जैक्टली, क्योंकि K इसका स्लोप है और K की डिपेंडेंसी जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं मास पर भी है, टेम्परेचर भी है और नेचर ऑफ गैस पे भी है। तो P वर्सेस V हो गया, P वर्सेस 1/V हो गया। क्लियर। और स्लोप K के बराबर हो गया है। इसी तरीके से एक ग्राफ और प्लॉट कर सकते हैं। यहां मैंने लिखा PV, यहां P लिख दिया है,
बहुत काम आएगा ये आगे डिवीजन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में। तो सोचो ना कि पीवी इज इक्वल्स टू क्या था, कांस्टेंट। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे पैरेलल टू द पी एक्सिस मिल जानी है। ठीक है जी। तो जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर रहा है। तो कुल मिलाकर इन तीनों ग्राफ्स का एक और कंपेरेटिव फॉर्म भी हम देख सकते हैं। देखना जी। P वर्सेस V का ग्राफ है और टेम्परेचर आप डिफरेंट लेके चल रहे हो और N आपने फिक्स कर दिया है। N सभी केसेस में कांस्टेंट लेके चल रहे हो आप लोग। तो P वर्सेस V के ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो यहां मैंने टेम्परेचर 1 लिखा या टेम्परेचर 2 लिखा, 3 लिखा या 1 लिखा या 2 लिखा या 3 लिखा, यहां टेम्परेचर 1 लिख दिया, यहां टेम्परेचर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। और फिर आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि T1, T2, T3 का रिलेशन क्या आ रहा है। तो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या करोगे आप, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लो। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद अब प्रेशर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। अब सबको पता है कि जब आप वर्टिकली जा रहे हो तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम है और यहां का प्रेशर सबसे कम है। अब सोचना क्या, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो चुका है। तो आगे जाकर आप पढ़ोगे आइडियल गैस इक्वेशन में या कंबाइंड में कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर टेम्परेचर, टायर में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। आपके पास कार अगर रोड पे चलती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्ट हुए। तो सोचो ना, यहां का प्रेशर सबसे ज्यादा तो यहां का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। T1, T2, T3। ठीक है जी। अब यही हरकत यहां कर लो, यहां वही 1/v को आप कांस्टेंट करके चलो। जब 1/v कांस्टेंट हुआ, परपेंडिकुलर डाल दो। यहां का प्रेशर सबसे ज्यादा है, यहां का प्रेशर सबसे ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है। तो उस जगह का, उससे परपेंडिकुलर वाले टेम्परेचर को भी आप क्या बोलने वाले हो, हाईएस्ट। T1, T2, T3। और ये तो आइडियल गैस इक्वेशन से निकल आएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर पूछा हुआ है, R मैं आपको बताऊंगा, स्टेटसोमीटर में भी कांस्टेंट है। तो PV का वैल्यू जितना ज्यादा, टेम्परेचर भी उतना ज्यादा। तो T1, T2, T3, तो इन तीनों का आप कंपेयर करें तो एग्जैक्टली आप ये 6 के 6 ग्राफ्स प्रॉपरली बॉयल्स लॉ पर जो बने हुए सीख जाएंगे। क्लियर। P वर्सेस V, P1/V, PV वर्सेस P। और फिर मैंने कंपैरिजन किया, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे 3 ग्राफ बनाए और फिर तीनों को एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज किया। कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है वो मैंने यहां मेंशन किया विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। अभी आप बॉयल्स के ग्राफ्स के बारे में लर्निंग कर रहे थे,
तो बॉयल्स लॉ आपको पता तो चल गया है, पी वी इज इक्वल टू के है। तो अगर मैं इसका लोगेरिथम ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका लोगेरिथम ग्राफ बनाऊं, सबको पता है कि जब भी हम लोग x इंटू वाई को सोल्व करेंगे तो बन जाएगा लोग x प्लस लोग y। ठीक है जी। तो लोग पी वी इज इक्वल टू के, तो लोग p प्लस लोग v इज इक्वल टू क्या हो गया है, लोग k। ओके, तो लोग p का लोग v के साथ ग्राफ प्लॉट करना है आपने। लो जी, जैसी लोग v को लोग k के साथ राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो कुछ ये दिख रहा है आपको, लोग p इज इक्वल टू लोग k माइनस लोग v। तो ये जो ग्राफ में बनेगा, लोग k फिक्स वैल्यू है, ये बन जाएगा इंटरसेप्ट, और ये दो मेरे पास एक्सिस आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, लोग p का लोग v के साथ ग्राफ प्लॉट किया, ये वैल्यू एक फिक्स, यहां इंटरसेप्ट आ गई है फिक्स वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं। इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो आपके पास लोग के को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है नेचर बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, मास बदलने से, और आपको पता है के की डिपेंडेंसी नेचर, के की डिपेंडेंसी नेचर, टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस पे है। तो अब जो आपके पास ग्राफ बचा नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप के साथ, क्लियर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको लेवल में ऊपर उठा देते हैं। लो जी, तो लेवल में थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देते हैं जिससे हम इंटरसेप्ट से स्लोप बनाना आसान हो जाए। तो अब देखिए, ये आ गया आपके पास नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप जो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1 को। क्यों? क्योंकि लोग p डन हो चुका है, लोग v डन हो चुका है, क्लियर। इंटरसेप्ट लोग के आ चुका है, स्लोप आपके पास नेगेटिव आ रहा है, क्लियर। ये मैंने tan थीटा लिख दिया है। ओके, तो आपको समझना क्या ये किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू 1। और सबको पता है ये -1 लिखना पड़ेगा इसको, और 1045 1 है, और 10135 -1 है। ठीक है जी। तो बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको देखकर आप एग्जैक्टली आंसर मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ सही और कौन सा ग्राफ गलत हो रहा है। तो पीछे जाकर आप चेक कर लें, जो लोग p, जो मेरे पास लोग p का ग्राफ लोग v के साथ आया, लोग p का ग्राफ लोग v के साथ आया। देखिए आप, लोग p है, लोग v है, ये कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ, क्लियर। ये किसकी तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। इसमें जो मेरे पास स्लोप है वो tan थीटा है, -1 के बराबर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग p वर्सेस लोग v का ग्राफ प्लॉट करने के बाद, क्लियर। इसमें शायद ही आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैं बॉयल्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म लिखने जा रहा हूं, डिफरेंशियल फॉर्म लिखने जा रहा हूं। इस पर भी बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिप्रेजेंटेशन को लेकर। PV इज इक्वल टू के लिखा, इसको लिखा गया P dV प्लस V dP इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट आप कर नहीं पा रहे, 0 आ जाएगा आपके पास। अब इसको लिखने के ढेरों तरीके हैं। पहला मेथड मैंने लिखा P dV माइनस V dP। ओके, तो P डिवाइडेड बाय dP इज इक्वल टू माइनस V बाय dV। ये रिप्रेजेंटेशन भी पेपर में पूछा जा सकता है, सही क्या है गलत क्या बता दीजिएगा। तो P का V के रेफरेंस में, V का P के रेफरेंस में
ये डिफरेंशिएशन फॉर्म लिखा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, P डिवाइडेड बाय V लिख लें और माइनस dP बाय dV लिख लें, dP बाय dV लिख लें। तो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग हो सकते हैं बॉयल्स लॉ के। तो लोगरिथम ग्राफ भी आपने सीख लिया है, इसके अलावा V वर्सेस P का ग्राफ भी सीख लिया है, PV वर्सेस PV सीख लिया है, और इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप डिस्कशन करें। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सोल्व करने हो तो पहला न्यूमेरिकल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा PV इज इक्वल टू K पे। दूसरे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें आपको क्या करेगा वो मैं आपको एग्जांपल से सिखा भी देता हूं एक क्लियर, जिसमें आपको प्रेशर मेंशन होगा। बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहकर यूनिट्स पे काम करना होगा। अगर आप यूनिट्स को लेकर थोड़े से अवेयर हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैंने आपके दिमाग में डाला, वो है अ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 10 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 लीटर मैंने लिख दिया है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, ये भी हमने मेंशन कर दिया है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, नया वॉल्यूम आपसे वो डिस्कस करना चाहता है। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर 1 से बढ़ाकर 2 atm कर दिया है। अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ गैस सैंपल डजंट चेंज, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आप बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हो। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन लिखने लगूंगा तो मेरे दिमाग में P1 V1 P2 V2 ही आएगा। प्रेशर मैंने मेंशन किया 1, वॉल्यूम 10, प्रेशर मैंने मेंशन किया 2, वॉल्यूम मैंने अननोन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है 5 लीटर। तो वैसे भी आप समझदार हो, 10 लीटर एक पे है, प्रेशर जैसे डबल करोगे वॉल्यूम वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है जी। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पे क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो आप समझिए, वैसे आप चाहें तो इसका एक और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। आइए करवाई देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है आपके पास 2.5 लीटर गैस, लो जी पेज बदलते हैं। $2.5 लीटर गैस, वॉल्यूम इज 2.5 लीटर, 300 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, प्रेशर आपने 1 बार ले लिया, इस कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम ऑफ, तो नया वॉल्यूम आपने 500 मिलीलीटर, 2.5 लीटर को 5 गुना कम कर दिया है, 500 मिलीलीटर पे लिया है। अब देखो यूनिट में बच्चा फंसता है कई बार, लीटर और ये मिलीलीटर इकट्ठा यूज कर लेगा वो। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट मीन 300 रिमेन्स 300। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, पहले तो हम नया निकाल लें फिर परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर का वैल्यू 1 है, वॉल्यूम 2500 मिलीलीटर है, नया प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम नया 500 है, P2 इज इक्वल टू न्यू 5 बार आ गया। चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, P2 माइनस P1, 5 माइनस 1 4। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, क्लियर, डेल्टा P डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था आपके पास इनटू 100। चेंज 4 का है, इनिशियल 1 था, तो आप समझे 400% का प्रेशर में इंक्रीज हो गया है, 400% का प्रेशर में इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन को टच करना चाहते हो तो तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्या करेगा, वो एक कंटेनर देगा आपको, एक कंटेनर देगा आपको, क्लियर,
एक कंटेनर देने के बाद उसके पार्टीशन कर देगा, वो उसके पार्टीशन कर देगा वो। अब जो पार्टीशन करेगा तो उसमें रखेगा अलग अलग गैसेस अलग अलग प्रेशर्स पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। और फिर वो क्या करेगा, सारे के सारे पार्टीशंस का रिमूवल ऑफ द पार्टीशंस, और पूछेगा व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, P फाइनल V फाइनल P1 V1 प्लस P2 V2 P3 V3 एंड Pn Vn। ठीक है जी। तो जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, तो ये मुझे फाइनली कैलकुलेट करना है, और जो V फाइनल आएगा ना बच्चे, V फाइनल आएगा वो इन सभी वॉल्यूम्स का सम होएगा, वो इन सभी वॉल्यूम्स का सम होएगा। कई बार क्या करते हैं, V फाइनल पेपर वाला ही आपको कह देता है कि अप टू 4 लीटर, मतलब इन सबको मिला लिया और फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर हो गया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अगला फोकस मेरा इसमें बॉयल्स लॉ को पढ़ाते हुए आपके दिमाग में डालना है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो बड़ा आसान सा काम है। नंबर 1, जब भी आप कभी हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, जब भी कभी आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, ठीक है जी, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होएगा, कम होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा। और इसी वजह से जो एयर है वो डेंसिटी वाइज भी कम होएगी, लेस डेंस होएगी। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो आपके पास लेस अवेलेबल फॉर द ब्रीदिंग, आपकी सांस लेने के लिए कम अवेलेबल रहेगी। तो लोगों को एक प्रॉब्लम फेस होएगी जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है जी। इसी को हम लोग एनोक्सिया भी बोलते हैं, बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन, इसको हम एनोक्सिया भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस और एनोक्सिया बोलते हैं। इस वजह से जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे जनरली नोजिया, नेजल कंजेशन टाइप से, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये प्रॉब्लम तो आनी जिसको बोलते हैं हेडेक एटसेट्रा। ठीक है जी। इसीलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं माउंटेनियर्स जो माउंटेन्स पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे मूव करेंगे। दूसरी बात, बॉयल्स लॉ से ही प्रूव होता है कि गैसेस कंप्रेसिबल हैं। जब भी किसी गिवन मास ऑफ गैस को कंप्रेस करते हो, मास ऑफ द गैस गिवन है, मास ऑफ द गैस गिवन है, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर आपने बढ़ा दिया। जब मास ऑफ गैस फिक्स है, मोल कॉन्सेप्ट बोलता है नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्मॉल स्पेस में या स्मॉल वॉल्यूम में खुद को ऑक्यूपाई करवाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से वो गैस आपको डेंस फील होएगी, आपको वो गैस डेंस फील होएगी। और सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है जी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। और आपको अच्छी तरह से पता है
कि बॉयल्स लॉ क्या है, P इज इक्वल टू के बाई वी, P इज इक्वल टू के बाई वी। और अगर मैं इस वॉल्यूम की जगह पर मास बाय डेंसिटी पुट कर दूं, इस वॉल्यूम की जगह पर यहां से मास बाय डेंसिटी पुट कर दूं, तो मेरे पास जो फाइनल टर्म बनेगी उसमें मुझे समझ में आएगा कि डेंसिटी और प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। विद इंक्रीजिंग द प्रेशर गैस धीरे धीरे डेंस होती जा रही है, और ये आप जनरल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। जब भी आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे वो डेंस होती चली जाएगी। लेस वॉल्यूम में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेस वॉल्यूम में मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इतनी बात आपको बॉयल्स लॉ से रिलेटेड समझ में आई होगी। तो बॉयल्स लॉ आपके दिमाग में आ गया, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है ये मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम चार्ल्स लॉ पे चलेंगे, क्लियर, और फिर इन सबको मिलाकर एक कंबाइंड गैस इक्वेशन बना देंगे।